नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं मनी सेंट्रल में। शुरुआत करेंगे जलाशयों में कम हो रहे पानी की खबर के साथ। सूख रहे जलाशय, कितनी बड़ी चिंता, कहां ये बड़ी चिंता है ये समझेंगे। थोक महंगाई के भीतर क्या छिपा है, आंकड़े आए, इनको समझेंगे। कोयले पर निर्भरता कम करने के वादे में कितना दम, सरकार ने नया दावा किया है, नया वादा किया है, इसमें कितना दम है ये जानेंगे। छोटे निवेशक बन रहे शेयर बाजार के बड़े हीरो, दिन की सबसे बड़ी खबर। बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बाद भी अगर नहीं गिर रहे हैं तो उसमें बड़ा कारण है छोटे निवेशक। कितनी निवेश किया है ये जानेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे खबर का। बीमा पॉलिसी धारकों के लिए आई बड़ी खबर, राहत की खबर है। सरेंडर वैली को लेकर खबर है, क्या खबर है इसको जानेंगे। भारत के दवा उद्योग के लिए चौंकाने वाली खबर लगातार आ रही है। एक और खबर आई है, ऑडिट हुआ है, क्या पता चला ये जानेंगे। दक्षिण भारत में कम बरसात की वजह से वहां के जलाशयों में पानी के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों में से 29 जलाशय ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले सिर्फ 40% या इससे भी कम बचा है। इनमें ज़्यादातर जलाशय दक्षिण भारत के हैं। देश में सिर्फ 6 जलाशय ऐसे हैं जिनका पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुताबिक बना हुआ है। जलाशयों में पानी के स्तर में आई गिरावट की वजह से रबी की फसलों पर मार पड़ सकती है। सर, जिस तरह से पानी का स्तर गिर रहा है, दक्षिण भारत में चुनौती कितनी बड़ी दिख रही है? दक्षिण भारत में अब पानी की कमी राजनीतिक रूप से भी चुनौती बन सकती है। हाल में तेलंगाना के चुनाव के दौरान हमने किस तरीके की घटना देखी भी थी, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक छोटा विवाद पानी को लेकर हुआ था। सबसे ज़्यादा समस्या सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में है। नागार्जुन सागर रिजर्वायर जिसमें की स्थिति सबसे ज़्यादा जटिल दिखाई दे रही है। इसके आंकड़े जो बता रहे हैं उस हिसाब से नागार्जुन सागर में डेड स्टोरेज लेवल तक पानी कम हो चुका है, यानी न्यूनतम स्तर तक जा चुका है। और इसके अलावा भी मध्य भारत के बाकी जो रिजर्वायर हैं, जलाशय हैं, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, इन हिस्सों में। और ये असर है देर से आए या खराब या कमज़ोर मानसून का, क्योंकि इन क्षेत्रों में बात की रबी की सिंचाई पूरी तरह से इन जलाशयों पर निर्भर होती है। इनकी तुलना में पूर्वी भारत की स्थिति थोड़ी ठीक है, उत्तर भारत की स्थिति भी मिली जुली है। लेकिन दक्षिण भारत में इस बार ऐसा लगता है कि रबी सीजन का ड्राउट भी आएगा कुछ क्षेत्रों में। स्थानीय स्तर पर जो रबी सीजन का सूखा है, और रबी सीजन के सूखे को आमतौर पर मॉइस्चर में या नमी में कमी से समझा जाता है, और रिजर्वायर की कमी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ से अनाज उत्पादन के आंकड़ों में और उस आकलन में बदलाव हो सकता है। खाद्य वस्तुओं की महंगी होने की वजह से रिटेल महंगाई तो बढ़ी, साथ में थोक महंगाई में भी इजाफा हुआ है। नवंबर के दौरान थोक महंगाई 0.26% दर्ज की गई, जो 8 महीने का ऊपरी स्तर है। लंबे समय बाद नवंबर के दौरान खाद्य महंगाई नेगेटिव जोन से बाहर आई। नवंबर के दौरान थोक महंगाई 4.69% रही। प्याज की महंगाई में सबसे ज़्यादा 101% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा सब्जियां, दाल, धान की महंगाई 2.5 के आंकड़े में चल रही है। सर, महंगाई के आंकड़े कितने चौंकाने वाले और इनके भीतर क्या है? थोक महंगाई की बढ़ोतरी रिजर्व बैंक की पूरी गणित को और ज़्यादा बिगाड़ रही है। अगर इन आंकड़ों के भीतर जाकर आप देखें तो एक तो इसमें जो अनाज और खाद्य उत्पादों की महंगाई है उसका असर दिखाई दे रहा है, और जो स्पष्ट रूप से खुदरा महंगाई में भी दिखती है, जिसमें हमने देखा था कि अभी जब खुदरा महंगाई का आंकड़ा आया था तो खाद्य महंगाई 8.7% के आसपास थी। अब थोक महंगाई में जो फूड इंडेक्स होता है, WPI का एक फूड इंडेक्स होता है थोक महंगाई का, इसमें अनाज में भी खासतौर पर पैडी और वीट यानी गेहूँ और धान, इसके अलावा दालें, वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियंस, फ्रूट्स, मिल्क, एग, मीट और फिश, पूरी की पूरी फूड इंडेक्स की बास्केट महंगाई दिखा रही है। थोक महंगाई आमतौर पर थोड़े समय के बाद, 1 या 2 महीने बाद खुदरा महंगाई में रिफ्लेक्ट होती है। तो आप मान के चलें कि अगर इस महीने के आंकड़े में थोक बाजार में इतनी महंगाई दिख रही है तो ये महंगाई आने वाले महीने में, दिसंबर के बाद के और जनवरी के महीनों में खुदरा महंगाई में दिखाई देगी। जो फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो करीब 4.6% के आसपास पहुँच गई है बढ़कर, यानी 5% के आसपास पहुँच रही है। पर मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया शुभम 2 महंगाई दरों, 2 और इंडेक्सेस ने या 2 और हिस्सों ने थोक महंगाई के। उसमें एक इंडेक्स है जो मिनरल्स का है, प्राइमरी आर्टिकल्स का, वहाँ भी अब महंगाई का असर दिखने लगा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है और ये चौंकाने वाला आंकड़ा, जैसा शुभम ने आपसे कहा। चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए है क्योंकि मिनरल्स की कीमतों में लंबे समय से, पिछले लगभग 6 महीने से 7 महीने से गिरावट बनी हुई, और जिस वजह से भारत की थोक महंगाई नेगेटिव जोन में थी,
जीरो से नीचे की जोन में थी। लेकिन अब ये दिख रहा है कि खासतौर पर जो प्राइमरी आर्टिकल्स का हिस्सा है, जहाँ पर मुख्य रूप से मिनरल्स आते हैं, उनकी कीमतों में थोक बाजार में बढ़ोतरी हो रही है और इसके अलावा मशीनरी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे देखना होगा कि नवंबर का आंकड़ा दिसंबर और जनवरी के बाद किस तरह से थोक महंगाई का आंकड़ा किस दिशा में गति करता है, क्योंकि अगर थोक महंगाई में मशीनरी या मिनरल्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो इसे मांग के वापसी के संकेत से भी जोड़ा जा सकता है। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि रिजर्व बैंक ओवरऑल महंगाई को अगर रोकने की कोशिश कर रहा है और थोक महंगाई भी बढ़ने लगी तो ये खुदरा महंगाई जो पहले से ऊंची बनी हुई है उसे और ताकत देगी। देश में नई उद्योग नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 2 साल पहले जिस नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था उसे पिछले साल उस पर अलग अलग भागीदारों की राय के लिए जारी किया गया था। उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसी संभावना है कि नई उद्योग नीति को सरकार इस साल जारी कर देगी, ऐसी संभावना थी, लेकिन अब साल खत्म होने को और सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है। सर, क्यों लौट गई, कहाँ गई? ये बड़ा यू टर्न है और बड़ा बदलाव है। नई उद्योग नीति की चर्चा मौजूदा सरकार ने आने के तत्काल बाद शुरू कर दी थी। जब सरकार 2014 में आई थी उसके बाद कहा गया था कि भारत की उद्योग नीति को कई बदलावों की रोशनी में नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। इस बीच में भारत को बड़ा झटका लगा WTO में, और झटके की वजह से भारत के पास जो निर्यात प्रोत्साहन की स्कीम थी वो बंद हो गई, और उस स्कीम के बंद होने के कारण 2020 में भारत को PLI लानी पड़ी, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, और जिसके जरिए बजट का एक बड़ा हिस्सा उसमें डालकर भारत में निवेश को प्रोत्साहित करना पड़ा। और इस वजह से नई उद्योग नीति जो पूरे देश के लिए चाहिए थी, बदलनी थी, वो पीछे चली गई। बदलाव जो होने थे वो केवल उन क्षेत्रों में ही नहीं होने थे जिन्हें आयात के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाना है, बल्कि बहुत बड़ा विस्तार भारत के उद्योग क्षेत्र में होना था, जिसमें भारतीय खपत के सामान हैं, स्टैंडर्ड्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर, पैकेजिंग को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, क्योंकि उद्योग नीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन अब चुनाव करीब है, सरकार फिलहाल अभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देगी कि वो PLI को किसी तरह से सफल बना सके। 2025 तक PLI का समय है। PLI का रिकॉर्ड काफ़ी मिश्रित रहा है, हम आपको बताते रहे अलग अलग कार्यक्रमों में। इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में निवेश तो आया, पर आयात पर निर्भरता कम नहीं हुई। कई क्षेत्रों में PLI में कोई बड़ा निवेश नहीं आया है, इसलिए सरकार फिलहाल प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर फोकस करेगी और भारत को अपनी औद्योगिक नीति का अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया, क्योंकि भारत की जो पिछली औद्योगिक नीति आई थी वो विदेशी निवेश पर आधारित थी, जिससे भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोला गया था। अब नई ज़रूरतों के हिसाब से नई नीति की ज़रूरत है। देश में ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयले के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद सरकार को उम्मीद है कि भविष्य में अपनी अधिकतर ऊर्जा ज़रूरत को गैर जीवाश्म ईंधन से पूरा करेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के मुताबिक 2030 तक भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का 65% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से आएगा। उन्होंने बताया कि CPO 21 में भारत की तरफ से कहा गया था कि 2030 तक कुल ऊर्जा ज़रूरत का 40% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से पूरा किया जाएगा, लेकिन इस लक्ष्य को 2021 तक ही पूरा किया जा चुका है। सर, इस वादे में कितना दम है 2030 का? इसको थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ ग्रहण किया जाए, क्योंकि ये स्थिति भारत ने COP में जाने से पहले कुछ और कहा था। अधिकृत रूप से भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम कोयले को छोड़ने वाले नहीं हैं, और अगर आप भारत के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट और नए ऊर्जा व्यवस्थाओं को देखें तो भारत ने थर्मल आधारित बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। उसके बाद बिजली मंत्री का बयान थोड़ा सा असंगतिपूर्ण लगता है, क्योंकि भारत ने अगले 10 साल 12 सालों के लिए कोयले पर आधारित बिजली पर अपनी निर्भरता भी बढ़ाई है, कोयले के इंपोर्ट के लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, और भारत जो कि कोयले पर आयात सीमित करना चाहता था वो पिछले 2 साल के अंदर बड़ा कोयला आयात होकर निकला है। तो ये संभव नहीं दिखता कि 2030 तक भारत कोल पावर की कैपेसिटी को घटाकर 33% पर ले आएगा, जबकि बढ़ाने का प्रस्ताव आप पहले से मंजूर हो चुका है। तो ये शायद एक किस्म की पॉस्चरिंग है, एक किस्म का संकेत है जो दुनिया को या COP की बैठक में दिया गया है। लेकिन भारत की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी दुनिया के बाकी देशों की है। ज़्यादातर देशों ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले फॉसिल फ्यूल का उत्पादन या खपत कम करने के लक्ष्य को लेकर कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय बाजारों में भारतीय संस्थागत निवेशकों का निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिस वजह से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। भारतीय फंड्स हर साल भारतीय शेयर बाजार में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से जारी की गई है। सर, ये ट्रेंड क्या बता रहा है?
ये बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है और इस ट्रेंड को आपको भारतीय बाजार में के जो पूरे ढांचे में और स्वभाव में बदलाव आया उसके करीब से देखना चाहिए। हालांकि इसको हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार धीरे धीरे विदेशी निवेशकों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और बाजार में जब भी कोई बड़ा उतार चढ़ाव या उठापटक होती है तो बाजार की जो रिजिलियंस है, बाजार की जो क्षमता है उन झटकों को झेलने की वो बढ़ती जा रही है और ये भारत के आम निवेशकों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोटक की रिपोर्ट बता रही है और कई भी अलग अलग आंकड़े आए जिनसे पता चला है कि भारत में कम से कम भारतीय निवेशकों की तरफ से, छोटे निवेशकों की तरफ से सिप के माध्यम से और ईपीएफओ के रास्तों से और डोमेस्टिक फंड्स के माध्यम से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए इक्विटीज़ में डाले जा रहे हैं और इसके अलावा ओवरसीज़ फंड से जो पैसा आता है वो अलग है। अब 3 लाख करोड़ रुपए अगर भारतीय बाजार में लगातार आ रहे हैं तो इसका असर ये है कि आपको शेयर बाजार में जरा सी तेज़ी पर बड़े तेज़ी के दौर बनते दिखाई देते हैं। इस पैसे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिप के इन्फ्लोज करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा नियमित रूप से आ रहा और लंबे समय का निवेश है, क्योंकि सिप में आने वाला पैसा लोगों ने लंबे प्लान के तहत लगा रखा है कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स लेने के लिए। इसलिए इसको पैसे को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास ये सुविधा है कि इसे लंबे समय तक वो बाजार में लगा कर रख सकें, जबकि सामान्य रूप से जो निवेशक हैं, चाहे वो विदेशी निवेशक हों या जो ट्रेडर हों, वो बाजार में अपने इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बदलते रहते हैं। तो इसलिए पैसा लंबे समय की पूंजी है, स्थायी पूंजी है। ये भी बता रही है कि भारत के शेयर बाजार में निवेश में, खासतौर से म्यूचुअल फंड के निवेश के जरिए निवेश में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के निवेशक म्यूचुअल फंड में बड़े पैमाने पर पैसा डाल रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि उन्हें बेहतर रिटर्न मिलते रह सकें। और इसलिए आप देखें कि बाजार में पिछले 1 साल के भीतर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव भी किए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले सरेंडर करने पर अगले साल से ज़्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने ऐसा प्रस्ताव दिया है। बता दें, IRDAI की ओर से 12 दिसंबर को जारी एक एक्सपोजर ड्राफ्ट में नॉन लिंक्ड पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव दिया था। सर, क्या फ़ायदा होगा पॉलिसी होल्डर्स को? ये बड़ा असर है और बड़ा बदलाव है। आमतौर पर जब आप कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं और उसे 2 साल के बाद रिफंड करते हैं या उसके सरेंडर करते हैं तो उससे मिलने वाला रिफंड काफ़ी सीमित होता था। औसतन अलग अलग नियमों के तहत इसका एक जटिल फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत आपका प्रीमियम और आपको मिलने वाला बोनस और जो इंश्योर्ड वैल्यूज़ के आधार पर आपको वापसी की जाती थी। माना जाता था कि करीब करीब जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 30 से 35% हिस्सा ही वापस मिलता था। अब जो नई व्यवस्था IRDA लेकर आ रहा है उसमें ये बढ़कर 50 से 40% तक जा सकता है और इसका एक बड़ा जटिल सा फार्मूला IRDA ने प्रस्तावित किया। उस फार्मूले के हिसाब से जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू है किसी पॉलिसी की, उसे नए सिरे से कैलकुलेट किया जाएगा और इसके लिए जितना आपने प्रीमियम पे किया है, जितना समय आपके पास है और जितना समय तक वो पॉलिसी रखी है आपने सरेंडर करने से पहले, और इसके अलावा जो आपको मिलने वाले बाकी बेनिफिट्स थे उनका एक मिश्रित ढांचा उसमें लागू किया जाएगा। अब ये फैसला भारत के तमाम उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी राहत भरा है जो किसी वजह से बीच में अपनी पॉलिसी बंद करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं या पैसा निकालना चाहते हैं। हालांकि इसका झटका बीमा कंपनियों को लगा है। प्रमुख बीमा कंपनियों के स्टॉक्स में मार्केट में गिरावट आई है। विस्तार से इसे समझने के लिए आप Money9 की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ विस्तार से इस पर खबर है और ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा इसे जानना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हो तो आपको इस नियम का लाभ मिलेगा। यह भी हालांकि ड्राफ्ट नियम है, RDA ने इसे चर्चा के लिए जारी किया, लेकिन उम्मीद है कि इसे लागू कर दिया जाएगा। भारतीय दवाओं की क्वालिटी को लेकर दुनिया भर में उठ रहे सवालों के बाद दवा रेगुलेटर CDSCO की जांच की जा रही है। जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। CDSCO को बड़े स्तर पर उन आंकड़ों से छेड़छाड़ का पता चला है जिनमें टेस्टिंग लैब को बेहतर टेस्टिंग नियमों के आधार पर परखा जाता है। CDSCO ने देश भर में 72 पब्लिक टेस्टिंग लैब को ऑडिट किया था और ऑडिट के बाद 39 लैब्स को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। 9 लैब्स को तो टेस्टिंग बंद करने के लिए कहा गया है। 5 लैब्स को चेतावनी दी गई है और 6 लैब्स के टेस्टिंग ऑर्डर को रद्द किया गया है। सर, ये हो क्या रहा है दवा उद्योग में दरअसल? हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत की जो तथाकथित भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है उसकी साख कितनी बुरी तरह गिर चुकी है। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं दिखती, नहीं आती। हमने पहले दिन से आपको इसमें बताया था कि भारत की दवा कंपनियां गलत तरीकों से दवा बना रही हैं, जहरीले उपकरण तत्वों का इस्तेमाल कर रही हैं। उसमें भारत की साख दुनिया में खराब हुई। WHO ने भारत की कई दवा कंपनियों पर सवाल
उठाए। उसके बाद देश का रेगुलेटर जागा और उसने जब छापे मारने शुरू किए तो पहले तो दवा कंपनियों में तमाम खामियां पाई गई, गलत ढंग की पैकेजिंग और ये। अब ये तो बेहद जटिल चीज़ है कि जिन लेबोरेटरीज से ये टेस्ट होकर आ रही हैं उन्हीं लेबोरेटरीज के कामकाज में खामियां, यानी ये एक बड़ा रैकेट था भारत का, जिसमें दवा कंपनियां, लेबोरेटरीज, केमिकल सप्लायर, एक्सपोर्टर, ये सब मिले हुए थे और ये भारत के दवा उद्योग में इस तरह से काम कर रहे थे जो किसी भी तरीके से दवा नियमों के हिसाब से सही नहीं। जो आंकड़े ताजे आए हैं जो रेगुलेटर की तरफ से, उस हिसाब से 72 टेस्टिंग लैब्स ऐसी हैं जहां ये दवाओं के नमूने टेस्ट होने जाते हैं और वहां पर उन्होंने एसओपी का पालन ही नहीं किया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था जांच का, उसे पालन नहीं किया। ऐसा पहली बार भारत में हुआ जब एक साथ इतनी टेस्टिंग लैब्स को सस्पेंड कर दिया गया, उनके कामकाज को बंद कर दिया गया। और ये तब पता चला भारत में जब भारत के निर्यात में खोट पाई गई, जब ये पाया गया कि भारत की दवाएं खाकर लोग मरे, बच्चे बीमार हुए। अब आप सोच सकते हैं कि ये दवाएं भारत के अंदर बन रही हैं, भारत में बिक रही हैं, तो उन दवाओं की क्वालिटी का क्या होगा। और दवाओं की क्वालिटी में, दवाओं की गुणवत्ता में अगर इस तरीके की चीज़ें पाई जा रही हैं तो इससे बड़ा शायद कोई अपराध नहीं हो सकता। दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना पर उसके पड़ोसी वेनेजुएला से संभावित हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने हाल ही में गुयाना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज का मकसद वेनेजुएला पर दबाव बनाना है ताकि वह गुयाना पर हमला ना करे। गुयाना के पास बड़े तेल भंडार हैं और वेनेजुएला उन तेल भंडारों पर अपना कब्जा चाहता है। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील के बाद वेनेजुएला का उत्साह बढ़ा हुआ है। सर, क्या चल रहा है ये वेनेजुएला में? वेनेजुएला के अब एक नया मोर्चा खुलने वाला है, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही थी। हमने आपको बताया था कि वेनेजुएला ने अपने यहाँ एक रेफरेंडम किया था, एक जनमत संग्रह किया था और जिसके आधार पर जो गुयाना का एक तेल प्रभावित हिस्सा है उसे अपना हिस्सा बताते हुए उस पर कब्जे के लिए सहमति ली थी अपने देश से। और अब इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि वेनेजुएला शायद गुयाना के इस हिस्से पर कब्जा करे। गुयाना एक छोटा सा द्वीप है और उसकी द्वीपीय देश है और उसकी रक्षा क्षमताएं सीमित हैं। तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका ने, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका शायद इस पूरे संघर्ष में दखल दे सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो सदर्न कमांड है उसने गुयाना की डिफेंस फोर्सेस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, एक्सरसाइज की है, ये दिखाने के लिए उस क्षेत्र में कि वेनेजुएला अगर किसी तरीके की का हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन इस बीच इस हिस्से में काफ़ी जो जियोपॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं। अमेरिका के लिए ये एक किस्म का लॉस ऑफ फेस है, या उनके अमेरिका के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने हाल में ही वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाए थे, रियायत दी थी और वेनेजुएला को निर्यात बाजार में तेल बेचने के लिए प्रेरित किया था और उसे खोला था। और वेनेजुएला ने उसका लाभ उठाते हुए जो गुयाना का एक हिस्सा है उस पर 1840 के पुराने इतिहास के आधार पर कब्जे का दावा किया है। ये क्षेत्र अब नए संघर्ष का, टकराव का केंद्र हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तेल अर्थव्यवस्था के खिलाफ, तेल इकोनॉमी के आसपास ये तीसरी जंग होगी, यह तीसरा टकराव होगा जो दिखाई देगा। रूस के साथ हम एक युद्ध देख ही रहे हैं और एक पूरा का पूरा युद्ध तेल क्षेत्र में खाड़ी देशों में चल रहा है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2024 और 2025 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती गहराएगी। विश्व बैंक के मुताबिक 2024 के दौरान चीन की ग्रोथ 4.5% रह जाएगी, घटकर 2023 में ग्रोथ 5.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक के मुताबिक चीन में गिरते कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, बढ़ते कर्ज, टूटते एक्सपोर्ट और प्रॉपर्टी सेक्टर में गहराते संकट की वजह से वहां पर आर्थिक सुस्ती पसर सकती है। 2025 में तो चीन की ग्रोथ घटकर 4.3% रहने का अनुमान है। सर, क्या संभावना बनती दिख रही है चीन में? चीन की अर्थव्यवस्था के भीतरी हाल खराब हैं। कर्ज, खासतौर से प्रॉपर्टी सेक्टर में जिस तरीके की समस्या दिख रही है, उसके बाद अब चीन की आर्थिक विकास दर 4% के आसपास आने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में आर्थिक विकास का और ग्रोथ का इंजन अब केवल 4% ग्रोथ को मोहताज होगा। पर इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। जो लोग इसको मनी9 के ऐप पर देख रहे हैं उन्हें पता है कि हमने विस्तार से चीन की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था इसे मनी9 के ऐप पर पिछले सप्ताह एक इकोनॉमिक में बताया था। और चीन को लेकर इतने नकारात्मक और इतने चिंताजनक आकलन क्यों आ रहे हैं, एक के बाद एक IMF का आकलन आया, वर्ल्ड बैंक का आकलन आया, मूडीज ने रेटिंग घटाई, आखिर चीन की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और क्यों वहां पर इतने गहरे संकट के आसार दिख रहे हैं। ये इकोनॉमिकम इस बार यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा। तो यदि चीन लगभग गहरे संकट में धंस चुका है या उभरने की कोई संभावना दिखती है, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस सप्ताह का इकोनॉमिकम यूट्यूब पर देखें, जो कि पिछले सप्ताह मनी9 के ऐप पर उपलब्ध था। वहां भी जाकर आप दोबारा उसे देख सकते हैं। और सर, इस हफ्ता ऐप वाले लोग कौन सा इकोनॉमिकम देखेंगे? हाँ,
इस सप्ताह के इकोनॉमिका में हम आपको कोप की बैठक के पीछे ले चलेंगे। आपने देखा कि किस तरह से दुनिया भर के देशों ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए जो भी सहमति बनाई थी, वो सहमति कैसे बिखर गई। एक ढीला ढाला प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें किसी ने कोई वादा और दावा नहीं किया। ऐसा हुआ क्यों? आखिर वो देश जो 2021 तक उन देशों के बड़े बड़े नेता फोटो छपवाकर दुनिया में पर्यावरण की चिंताओं में सबसे आगे खड़े होने वाले थे, झंडा उठाए हुए थे, अलग अलग तरीके के पुरस्कार ले रहे थे, वो अचानक दुनिया को पर्यावरण के संकट से बचाने की मुहिम से पीछे क्यों हट गए? हुआ क्या पीछे इसके? और कैसे पिछले 4-5 साल में दुनिया के सारे बड़े नेताओं ने दुनिया की बड़ी आबादी को पर्यावरण सुरक्षित करने के वादों के मामले में धोखा दिया है, और उस धोखे का रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हम आपको इस बार इकोनॉमिका में बताएंगे कि अब कैसे दुनिया भर की सारी राजनीति पर्यावरण की चिंताओं से पीछे हट रही है, और बड़े बड़े देशों ने अपने अपने देशों में दरअसल पर्यावरण को बिगाड़ने वाली चीज़ों के उत्पादन के लिए कितने बड़े कार्यक्रम बना रखे हैं। विस्तार से जानिएगा कुछ खास जानकारी जो कोप की बैठक से शायद आपको नहीं मिली होगी। चलिए चलते चलते कुछ झटपट खबरें और देख लेते हैं। देश में इस साल चने की उपज घटने की आशंका जताई जा रही है। दाल दलहन उद्योग संगठन IPGA का मानना है कि चने की खेती में आई गिरावट की वजह से इस साल उपज 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। हालांकि IPGA का ये भी मानना है कि मटर आयात खुलने और तुअर और उड़द की सप्लाई बढ़ने की वजह से अगले साल दालों की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस यानी WRC ने दुनिया भर में 6 गीगाहर्ट्ज मोबाइल सेवाओं के लिए 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को खोल दिया है। साथ में यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ऊपरी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को मोबाइल सेवाओं के लिए निर्धारित किया गया है। WRC के इस कदम को भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकारता ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अपनाने से आर्थिक स्थिरता कमज़ोर होने की चुनौती है। ये भी कहा उन्होंने कि क्रिप्टो करेंसी से ब्याज दरों में बदलाव करने की मौद्रिक नीति का मकसद कमज़ोर हो सकता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र में हुई आमदनी पर 30% टैक्स और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर 1% TDS लगता है। NHAI के सड़क बिक्री कार्यक्रम को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। NHAI के लिए राजमार्ग बेचने के लिए टोल ऑपरेटर ट्रांसफर यानी TOT मॉडल अच्छे रिजल्ट दे रहा है। प्राधिकरण ने सड़क बेचने के लिए अभी तक जितने आवेदन जारी किए उनमें इंफ्रा कंपनी IRB इंफ्रा और क्यूब हाईवेज की तरफ से सबसे ज़्यादा बोलियां लगाई गई हैं। हाल ही में 2 अलग अलग बंडल हाईवे के लिए इन दोनों कंपनियों ने जितनी बोली लगाई उससे NHAI को 9,384 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सर कोई टिप्पणी आपकी? 2 महत्वपूर्ण खबरें। एक तो ये कि वो सवाल वापस लौट कर आ गया कि भारत में NHAI सड़क बना रही कि सड़क बेच रही है, और देखिए बनी हुई सड़कों को बेचने की कवायद अब इस स्थिति में पहुंच रही है कि जो ताज़ा बनाई हुई सड़कें थी NHAI की उन्हें बेचा जा रहा है, और उसके लिए 2 ग्राहक मिल रहे हैं, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि NHAI को अपना कर्ज चुकाना है। पर दूसरी महत्वपूर्ण बात IMF का बयान क्रिप्टो को लेकर। लंबे समय के बाद IMF ने क्रिप्टो पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अभी तक ये माना जा रहा था कि IMF शायद दुनिया के देशों से सहमत है जो क्रिप्टो को वैध या उचित मानने के कदम आगे उठा रहे हैं। G20 में आपने देखा कि एक सहमति बनाने की कोशिश की गई क्रिप्टो के आर्किटेक्चर के लिए। भारत ने क्रिप्टो को अवैध घोषित नहीं किया, इस पर टैक्स लगा दिया। दुनिया के कई देशों में भी कानून साफ नहीं। अब फिर IMF ने एक बड़ा बयान दिया और महत्वपूर्ण बयान दिया, और उसका कहना यह है कि दुनिया के विकासशील देशों के लोग जहां पर वित्तीय साक्षरता सीमित है वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। IMF के प्रमुख ने यह कहा कि नाइजीरिया, इंडिया, वियतनाम जैसे देश, यहाँ लोग अपने आप को ज़्यादा कमाई की लालच में, क्योंकि क्रिप्टो में जिस तरीके का कमाई की संभावना बनी या चर्चा हुई, इस हिसाब से वो अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्राज़ील में अगर करेंसीज़ के फॉरेन सिक्योरिटीज़ के ऊपर $100 से 100 रियाल स्पेंड किए जाते हैं तो 25 रियाल उसमें से केवल क्रिप्टो एसेट्स में जाते हैं। और ये खतरा है कि भारत में अभी भी सरकार ने इसे रेगुलर एक तरीके से टैक्सेशन के दायरे में लाकर वैध कर दिया, पर अभी भी IMF का यह मानना है कि किसी भी देश की वित्तीय सिक्योरिटी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टो बड़ा खतरा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सोमवार को फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।